Good morning, students. Our next topic is Fisher's jet transformation. Fisher's jet transformation. Now, what is this Fisher's jet transformation? देखो, हमने अभी तक टेस्टिंग की. टेस्टिंग में क्या किया हमने? We have assumed something and that is our null hypothesis. Then we took the alternative hypothesis, level of significance, used the test statistics and compare our testing with the tabulated value, both the results, and if testing value is less than the tabulated value, we'll accept the hypothesis, otherwise we'll reject the hypothesis. ये हमने किया मीन के बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है. अब हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, दैट इज डिनोटेड बाय आर. आपको पता है सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर एंड पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल रो. Okay, and if we want to test the sample correlation coefficient from an observed sample statistic is equal to the population correlation coefficient, we will then what we are using, we are using the t-test. ठीक है, सिंपल अगर हमने उसके लिए किया है तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं. ठीक है, बट इन रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम ए बाईवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन जिसमें ये रो नॉट इक्वल टू 0 है. Professor R.A. Fisher, that statistician, proved that the distribution of this R is by no means normal. उस केस में ये नॉर्मल नहीं होता और ये नेबरहुड में लाइक करता है किसके, इसकी प्लस माइनस 1 वैल्यू के. ओके, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी कर्व विल बी एक्सट्रीमली स्क्यूड. ठीक है, एंड इन दोज सिचुएशंस व्हेन n इज लार्ज तब वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा. एंड सो प्रोफेसर R.A. फिशर सेज अगर ऐसी कंडीशंस हैं हमारे पास तो हम ये ऑब्जर्व सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की टेस्टिंग फिशर जेड फार्मूला से करेंगे, ना कि टी से यूज करेंगे. ओके, तो फिशर जेड suggested the following transformation. क्या ट्रांसफॉर्मेशन? वो कहता है कि then in that case रहेगा तो सब कुछ वही, नल हाइपोथेसिस सेटअप करोगे, अल्टरनेट करोगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करोगे, बट जो आप जेड यूज करोगे वो फिशर जेड यूज करोगे. और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है? इन दैट केस जेड विल बी इक्वल टू 1/2 log of this E 1 plus R over 1 minus R. ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? टेंजेंट हाइपरबोलिक अगर आपने उसमें किया हुआ है मैथमेटिक्स में, सो दिस इज इनवर्स ऑफ दिस R एक्चुअली. ठीक है, दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक विल बी यूज्ड विद द मीन, जिसका मीन होगा और हम उस मीन को जाई से डिनोट कर रहे हैं. जाई विल बी इक्वल टू 1/2 log of E 1 plus rho over 1 minus rho, and this is also, you can say that this is tangent hyperbolic rho. And variance, और variance कितने किसके बराबर होगा? Variance will be equal to 1/n minus 3. 1/n minus 3 ये वेरिएंस है. ठीक है, तो ये आपने, ये फिशर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब हम फिशर जेड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा विद मीन दिस and variance this. Okay, the applications of Fisher-Jet transformations are very important. The first application is to test if the observed value of R differs significantly from a hypothetical value rho. कि अगर observed value R जो है rho से डिफर कर रही है significantly, मींस रो क्या है? Population correlation coefficient. Then what you will use? अभी हमने किया वही हम करेंगे, हम वही जेड स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, that is 1/2 log of 1 plus R by 1 minus E 1 minus R, and with the mean xi is equal to 1/2 log of 1 plus rho over 1 minus rho and variance 1/n minus 3. ठीक है, so this is your first application कि जब आपने सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट से डिफरेंस उसका टेस्टिंग करनी है. ठीक है, नोट करना है कि टू टेस्ट इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ R differ significantly from the population correlation coefficient or not. Right, this is very important application. The second important application is
कि टू फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस फिशर जेट ट्रांसफॉर्मेशन, to test the difference, significant difference of, means difference of the पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, मीन्स आपने इसमें इनके डिफरेंस नोट करने, जैसे हमने डिफरेंस ऑफ मीन्स किया था, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन किया था, तो यहाँ हम डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स जो आपके पास सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, तो आपने टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो सपोज यू आर हैविंग R1 एंड R2। अब R1 और R2 अगर आपके पास सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं ऑब्जर्व्ड इन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ साइजेस N1 एंड N2, देन आपके पास Z क्या पहले निकालोगे, Z1 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 log of 1 plus R1 over 1 minus R1 ही लोगे ना आप इसमें, क्योंकि Z1 है, सो दिस इज 1 minus R1। सिमिलरली Z2 ले लोगे 1/2 log of 1 प्लस R2 डिवाइड बाय 1 माइनस R2। Z1 निकाल लोगे, Z2 निकाल लोगे, ठीक है। सो अंडर द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या लगेगा कि सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स R1 देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, जो आप बाइवेरिएंट नॉर्मल पॉपुलेशन से ले रहे हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या लगेगा फिर उसमें, Z इज इक्वल टू, अभी आपने Z1 Z2 की वैल्यू निकाल ली, तो Z इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z1 माइनस Z2। यही हम करते थे, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक लेते थे उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्योंकि ये तभी आपका बिलोंग करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। अब आपको पता है एक्सपेक्टेड ऑफ Z1 Z2 क्या है, मीन्स क्योंकि आपने कहा है कि दोनों इक्वल है, देयर इज नो डिफरेंस, सो एक्सपेक्टेड ऑफ Z1 is equal to expected of Z2, मीन्स एक्सपेक्टेड ऑफ Z1 इज मतलब इनका डिफरेंस जो है अगर ये दोनों इक्वल है, सो एक्सपेक्टेड ऑफ Z1 माइनस Z2 is equal to expected of Z1 minus expected of Z2। So if expected of Z1 minus expected of Z2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, this will be equal to 0। अगर ये आपके पास 0 आ गया है, आप यहाँ इसको 0 पुट कर रहे हो, और स्टैंडर्ड एरर हमें पता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z1 माइनस Z2, स्टैंडर्ड एरर हमारे पास इसकी क्या निकलती है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय N1 minus 3 प्लस 1 by N2 minus 3, ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर है। अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास Z स्टैटिस्टिक निकल आएगा डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो अवर Z स्टैटिस्टिक विल बी देन इन दैट केस Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय, अभी हमने स्टैंडर्ड एरर जो निकाली है, दिस इज इक्वल टू 1 बाय N1 माइनस 3, ओके, प्लस 1 बाय N2 माइनस 3, ओके। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय N1 माइनस 3 प्लस 1 बाय N2 माइनस 3, सो दिस इज नॉर्मली 0 to 1। सो दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक विल बी यूज्ड इन द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस, ओके। इसकी थर्ड एप्लीकेशन भी कर लेना, बट दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिशर्स जेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आर्टिकल इसकी तीनों एप्लीकेशन, नहीं तो 2 एप्लीकेशंस तो ये करनी ही है, थर्ड एप्लीकेशन भी आप इसकी देख लोगे, टू ऑब्टेन द पूल्ड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रो, ओके। आर्टिकल है आपके कोर्स में फिशर जेट ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे एक दो एप्लीकेशन इसकी करनी है, 2 तो करनी ही है जो मैंने कराई हैं, ठीक है, थर्ड देख लेना, इन दोनों एप्लीकेशंस को करना है। और इसका एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एज इट इज आपने करना है, एग्जाम्पल 16.29, जिसमें हमने ये डिफरेंस निकाल करके देखा हुआ है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द difference between sample correlation coefficient and the observed population correlation coefficient, ठीक है। So this article is from chapter 16th, article number 16.10। इसकी
आर्टिकल इसका पूरा एज इट इज, उसके दोनों एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कह रही हूं, एग्जाम्पल 16.29 एज इट इज करना है और 100% इसे करना है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को, क्योंकि तभी आपको फिशर जेट ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 16 ऑफ फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय एस सी गुप्ता एंड वी के कपूर। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल we'll do in the next lecture.